आज के इस वीडियो में मैं आपको भरपूर पैदावार हेतु अपनाए जाने वाले कुछ नवीन कृषि तकनीकी की जानकारी दूंगा, जिससे कि आपके लागत में कमी आए और आपके उपज में वृद्धि हो। सबसे प्रथम बिंदु है जलवायु और तापमान। यदि किसी बीज को जर्मिनेशन के समय उसको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर की आवश्यकता है और उस टाइम में यदि जर्मिनेशन के समय में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब जर्मिनेशन प्रभावित होगा। यदि उसके फ्लावरिंग के समय या उसमें बीज बनते समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब के डेट में भी यह उपज को प्रभावित करेगा और प्रॉपर दाना नहीं भर पाएगा, जिससे कि उपज प्रभावित होता है। तो ध्यान रहे के द्वारा जो भी फसल लिया जा रहा है उसकी बुआई सही समय पर करें, जिससे कि आपका उपज प्रभावित ना हो और अधिक उपज प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। 2 बार गहरी जुताई करने के बाद रोटावेटर से पाटा चला लें, उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार से फसल की बुआई करें, जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाए, जिससे कि आपके उत्पादन में वृद्धि हो सके। बीज की किस्म, यदि आप राजस्थान में हैं तो आपको राजस्थान के हिसाब से बीज लेना होगा, और यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं या मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको उस राज्य के जलवायु और तापमान के हिसाब से ही आपको बीज की किस्म का चुनाव करना होगा। कहने का आशय यह है कि आपके क्षेत्र के हिसाब से जो किस्म उपयुक्त हो केवल उन्हीं किस्मों का आप उपयोग करें। बीजोपचार, यदि आपके द्वारा किसी भी दुकान से कितना भी महंगा बीज खरीदी किया गया हो, उसमें लिखा रहता है कि बीज पूर्व में उपचारित किया जा चुका है, किंतु ऐसा नहीं होता है। ये भी मैं नहीं कहूँगा, कोई बीज उपचारित हुआ रहता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि यदि आप बीज जनित बीमारियों से अपने बीज को बचाना चाहते हैं और उपज क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको बीज उपचार करके ही अपने फसल की बुआई करना होगा, जिससे कि पैदावार में कमी ना हो। बीज उपचार कैसे करना है उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। बुआई का समय ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्रेंड आपके उपज को। इसे मैंने 3 कैटेगरी में विभाजित करके जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं भी स्किप ना करें। यदि आपके द्वारा शीघ्र बुआई वाली किस्म को आप देर से बुआई कर देते हैं तो इससे 100% आपके पैदावार में कमी आएगी। यदि आप देर से बुआई वाले किस्म को शीघ्र बुआई कर देते हैं तब की स्थिति में भी आपके उपज प्रभावित होता है। यदि आप समय पर बुआई वाले किस्म को यदि आप शीघ्र बुआई कर देते हैं या शीघ्र बुआई वाली जो किस्में हैं उसको समय से बुआई कर देते हैं तो इससे आपके उपज में 100% वृद्धि होने की भरपूर संभावनाएं हैं फ्रेंड। यदि आप समय पर बुआई वाली किस्म को भी यदि आप देर से बुआई करते हैं तो इससे भी आपके उपज में प्रभावित होता है। बिंदु नंबर 6 की बात करते हैं प्रजातिवार बुआई का समय। प्रजातिवार बुआई का समय का मतलब यह है फ्रेंड, यदि आप कोई भी प्रजाति लेते हैं वो यदि टाइमली सोइंग वाला है तो उसे टाइमली सोइंग करें। यदि आप शीघ्र सोइंग वाला है तो आपको उसे शीघ्र सोइंग करना है, और लेट सोइंग वाला है तो आपको उसे लेट सोइंग करना है, जिससे कि उपज में किसी प्रकार से प्रभावित ना हो सके। बिंदु क्रमांक 7 की बात करते हैं फसल चक्र परिवर्तन। यदि आपको अपनी फसल का पैदावार बढ़ाना है तो इसके लिए यह एकदम महत्वपूर्ण है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अधिक पानी वाली फसल के बाद आपको कम पानी वाली फसल लेना है, जिससे कि आपका लागत में कमी आए और उपज में वृद्धि हो। अधिक उर्वरक उपयोग क्षमता वाली फसल के बाद आपको कम उर्वरक वाली फसलें लेना है, जिससे कि आपके कृषि लागत में कमी आए और उपज में वृद्धि हो। दलहन फसल के बाद आपको अनाज वाली फसल लेना है, जिससे कि दलहन फसल द्वारा मिट्टी में अब्जॉर्ब किए गए नाइट्रोजन को आपका अनाज वाली फसल को मिल सके। अनाज वाली फसल के बाद आपको दलहन या तिलहन की फसल लेना है फ्रेंड। साथ ही आप गहरा जड़ वाली फसल के बाद आपको उथला जड़ वाली फसल लेना होगा, जिससे कि आपकी उपज में वृद्धि हो सके। साथ ही एक ही खेत में बार बार लगातार एक ही फसल लेने से उस खेत की उस फसल के प्रति उपज क्षमता कम हो जाता है फ्रेंड। इसलिए ध्यान रहे कि आपको जब भी फसल लगाएं या आपको भरपूर पैदावार यदि फसल लेना है तो आपको फसल को बदल कर बोना होगा। जैसे कि जिस खेत में आपने इस साल गेहूँ लगाया है उस खेत में
प्रयास करें कि अगले साल उसमें चना लगाएं, उसके बाद हो सकता है आप उसमें सरसों लगाएं। इस प्रकार से आप उसमें खेत में बदलाव करते रहें जिससे कि आपके उपज में किसी प्रकार से प्रभावित ना हो सके। की बात करते हैं सिंचाई का समय। यह एक महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड। यदि आपके पास कुल जल की उपलब्धता फसल द्वारा जल मांग के अनुसार नहीं होने पर आपका फसल का पैदावार 100% प्रभावित होता है फ्रेंड। जैसे कि आपको किसी फसल को 1000 mm पानी की आवश्यकता है और आपके पास यदि 600 mm पानी उपलब्ध है, तो इस स्थिति में जो 400 mm के पानी का अंतर आता है उससे आपके फसल के पैदावार में 100% प्रभावित होता है फ्रेंड। इसलिए ध्यान, सिंचाई हेतु आपके पास जितना जल उपलब्ध है उसी के अनुसार जल मांग वाली फसलें लेना चाहिए। जैसे कि आप कोई सिंचित में लगाई जाने वाली फसल को असिंचित में लगा देते हैं तो आपका उपज में 100% नुकसान होगा फ्रेंड। बिंदु क्रमांक 9 की बात करते हैं उर्वरक उपयोग क्षमता। यदि किसी फसल को 100 दिन पर यदि उसको 50 kg यूरिया की डिमांड होता है, तब की स्थिति में यदि आपका उपलब्धता नहीं है तो आप इस प्रकार से फसलें ना लें। या कई बार होता यह है फ्रेंड कि मार्केट में उर्वरकों की कमी हो जाती है और इस स्थिति में आपको उस फसल को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाता है, जिससे कि आपके फसल से पर्याप्त पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाता है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें जिससे कि लागत में कमी आए और उपज में वृद्धि हो सके। संतुलित उर्वरक उपयोग किस किस फसलों के लिए कितना कितना है उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको द्वारा होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके। बिंदु क्रमांक 10 की बात करते हैं कीट व्याधि प्रबंधन। फसलों के लिए एक ETL लेवल होता है जो कि उससे ऊपर होने पर ही आपको उसके प्रबंधन हेतु उपाय करना चाहिए। जैसे कि किसी फसल में पर प्लांट 5 से 10 लार्वा जो कीट की संख्या होती है वो होने पर ETL लेवल माना जाता है। तब की स्थिति में आप ही उस पर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का उपयोग करें, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा उपयोग किया गया कीटनाशक व्यर्थ चला जाएगा। माना जाता है कि प्रत्येक फसल में 8 से 10% का नुकसान होता ही है। आप किसी भी प्रकार से कितना भी कीटनाशक या रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली किस्में उपयोग कर लें, उतना का नुकसान होता ही है। इसलिए ध्यान रहे ETL लेवल से यदि कम है, बीमारी हो या कीट हो, यदि कीट मतलब होता है फ्रेंड आर्थिक क्षति लेवल स्तर होता है, आर्थिक क्षति स्तर। यदि कीड़ों की मामलों में देखें तो आपको प्रति प्लांट 5 से 6 लार्वा यदि दिखता है तब की स्थिति में हम उसे ETL लेवल मानते हैं। यदि बीमारी के मामले में देखें तो प्रति वर्ग मीटर में 10 से 15 प्लांट यदि प्रभावित है तब की स्थिति में ही आपको दवाई का उपयोग करना है, अन्यथा आपको दवाई का उपयोग नहीं करना है। जो 10% नुकसान होता है फ्रेंड वो उसी में समायोजित हो जाता है और आपको इससे लाभ होता है। कृषि लागत में आपका कमी आता है और उपज में वृद्धि होती है। यदि कोई बीज में बीज जनित रोग है तो आप उसे बीज उपचार करके भी रोक सकते हैं। इसके बजाय कि आप खेत में लगाने के बाद भरपूर एरिया में कीटनाशक या दवाई का छिड़काव करने से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। जैसे कि कोई दवाई यदि आप 10 बाई 10 के एरिया में आप नर्सरी लगाए हैं और उसमें बीज उपचार करने के बाद यदि आप उसमें किसी भी दवा का या कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो आपका कम एरिया में और कम मात्रा में साथ ही कम खर्चे में उस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बजाय आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। टिल देन गुड लक, स्टे सेफ।